हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम के बारे में। हम सभी एजुकेशनल करिकुलम के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती है, लेकिन आज के क्लास में हम मेनली इसके पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि इस एजुकेशनल करिकुलम का जो नेगेटिव साइड है, इसको लेकर किस तरीके का पॉलिटिक्स होता है, इसको किस तरीके से शेप किया जाता है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि आज के क्लास में हम कौन सी वो मेन टॉपिक है जिसके ऊपर इम्पोर्टेंस देने वाले हैं। हम पहले देखेंगे कि ये करिकुलम होता क्या है, फिर इसका पर्पस ऑफ करिकुलम। पर्पस ऑफ करिकुलम यानी कि इसका जो पॉजिटिव साइड, ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। आज के क्लास में हम पर्पस ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ एजुकेशनल करिकुलम के बारे में जानेंगे। यानी कि इसको लेकर किस तरीके का पॉलिटिक्स होता है, ये किस चीज़ को करिकुलम से हम कौन सी चीज़ों को चेंज करने की या फिर शेप करने की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें भी जानेंगे। और आखिर में देखेंगे पॉलिटिक्स ऑफ करिकुलम, यानी कि करिकुलम को लेकर किस तरीके का पॉलिटिक्स होता है, कौन सा ग्रुप इससे ज़्यादा फायदेमंद होता है और कौन से ग्रुप को इससे नुकसान होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि एजुकेशनल करिकुलम क्या होता है। यहाँ पर करिकुलम जो वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। जो वर्ड है क्यूरिर, जिसका मीनिंग होता है टू रन और रेस कोर्स। यानी कि यहाँ पर जो करिकुलम का लिटरल मीनिंग होता है टू रन टुवर्ड्स ए सर्टेन गोल, यानी कि किसी भी एक गोल की तरफ भागना। हम जब भी एजुकेशन में करिकुलम की बात करते हैं तो इसको डिफाइन करते हैं, curriculum is the central guide for all educators as to what is essential for teaching and learning so that every student has access to rigorous academic experiences। यानी कि करिकुलम एक ऐसा सेंट्रल गाइड है किसी भी एक एडुकेटर के लिए या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो किस तरीके का अपना कोर्स स्ट्रक्चर बनाएगा, वहाँ पर किस तरीके का लर्निंग आउटकम की बात की जाएगी, वहाँ पर टीचिंग मेथड क्या होंगे, ये सारे चीज़ें हमारी करिकुलम में होते हैं। यहाँ पर एकेडमिक पूरे के पूरे एकेडमिक सेशन में वो कोई भी एक स्टूडेंट किस तरीके का एक्सपीरियंस पाएगा, ये सारी चीज़ें भी एजुकेशनल करिकुलम में होता है। एजुकेशन करिकुलम मेनली एक गोल ओरिएंटेड फ्रेमवर्क है जिसके जरिए कुछ गोल को अटेन किया जाता है। यानी कि किसी भी नेशन का किस तरीके का गोल होगा, ये एजुकेशन के द्वारा इम्पोज किया जाता है। यहाँ पर करिकुलम में हम कुछ गोल्स देखते हैं, कुछ मेथड ऑफ टीचिंग देखते हैं, फिर अलग अलग तरीके का मटेरियल्स की बात की जाती है और यहाँ पर असेसमेंट किस तरीके का होगा इसके बारे में भी पूरा डिटेल में बताया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें, हमारा इंडिया का NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यहाँ पर हमारा एकेडमिक सेशन में किस तरीके का चेंजेस हुए हैं, ये सारे चीज़ें बात की गई। यहाँ पर स्टूडेंट्स को किस तरीके का टीचिंग मिलेगा, टीचर्स किस मेथड यूज़ करके टीचिंग देंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में करिकुलम में बताया गया है। अब देखते हैं पर्पस ऑफ करिकुलम, यानी कि हमारा एजुकेशनल करिकुलम का मेन पर्पस क्या होता है। हम जब भी नॉर्मली सोचते हैं तो हमें लगता है कि एजुकेशनल करिकुलम नॉर्मली बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट होंगे, जो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का पार्ट होंगे, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। लेकिन हम अगर वास्तव में देखें तो इस तरीके का चीज़ होती नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बच्चों को देखकर एजुकेशनल करिकुलम बनाया नहीं जाता। यहाँ पर बहुत सारे सोसाइटल नीड्स है, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल रीजंस होते हैं जिसके वजह से करिकुलम, एजुकेशनल करिकुलम को शेप किया जाता है। यहाँ पर एजुकेशनल करिकुलम में ये सारे फैक्टर्स एक्टिव रोल प्ले करते हैं। यानी कि हर कुछ, ये जो सारी चीज़ें हैं, सोसाइटी, कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें एजुकेशनल करिकुलम को इन्फ्लुएंस करती है। और ज़्यादातर हम देखते हैं जो भी इन्फ्लुएंसर क्लास होते हैं, यानी कि जो भी डोमिनेंट ग्रुप होते हैं सोसाइटी के, वो ही एजुकेशनल करिकुलम के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस देते हैं या फिर
वही एडुकेशनल करिकुलम को शेप करते हैं कि किस तरीके का नॉलेज किसी भी बच्चे को मिलेगा। ये सारे चीज़ें डिसाइड करते हैं डोमिनेंट ग्रुप, यानी कि जो भी लोग पावर में होते हैं वही डिसाइड करेंगे कि बच्चों को किस तरीके का एडुकेशन मिलेगा, वो लोग फ्यूचर में किस तरीके का नॉलेज गेन करेंगे और किस तरीके का सिटीजन बनेंगे। ये सारी चीज़ें मेनली जो पावरफुल लोग होते हैं वही डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमारा जो एडुकेशनल करिकुलम होता है, यहाँ पर मेनली हम नॉलेज की बात करते हैं। यहाँ पर एडुकेशनल करिकुलम के ज़रिए किसी भी एक बच्चे को किस तरीके का नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बारे में डिसाइड किया जाता है। ये मेनली एक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत किया जाता है। पॉलिटिकल एजेंडा यानी कि किसी भी पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा नहीं, यहाँ पर एक नेशन का पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा, वहाँ के जो बच्चे होंगे वो किस तरीके का आइडियल बनेंगे, उनको किस तरीके का चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, किस तरीके का स्टडी मटेरियल्स या फिर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाएगी, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है एडुकेशनल करिकुलम बनाते वक्त। ये जो एडुकेशनल करिकुलम है ये बहुत ही एक इफेक्टिव टूल है हमारी पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करने में, लोगों के लाइफ को शेप करने में और लोगों में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखने में एडुकेशनल करिकुलम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं ये जो एडुकेशनल करिकुलम है ये मेनली जो भी लोग पावर में होते हैं, जो भी पावरफुल इंसान हैं, उनके नीड्स को ज़्यादातर फुलफिल करता है। उनके लिए ही ये एडुकेशनल करिकुलम शेप होता है। अब देखते हैं एडुकेशनल करिकुलम एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डोमिनेशन, यानी कि एडुकेशनल करिकुलम में किस तरीके का पॉलिटिक्स होता है। हम जब भी एडुकेशनल करिकुलम की बात करते हैं, यहाँ पर दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो डोमिनेंट इंसान यानी कि जो डोमिनेट करते हैं, और दूसरे होते हैं जिनके ऊपर डोमिनेट किया जाता है। हम अगर सिंपली इस चीज़ को समझने की कोशिश करें तो हम मेनली सोसाइटी में दो तरीके के लोगों की बात करते हैं। एक होते हैं हमारा डोमिनेंट ग्रुप या फिर पावरफुल ग्रुप, और दूसरे होते हैं हमारा सबऑर्डिनेट ग्रुप। ये दोनों के बीच में ही जो कॉन्टिन्यूअस एंटागनिज्म है, यही हमारे सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन का मेन पर्पस होता है। एडुकेशन में ये सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन में जो भी हम चीज़ें स्टडी करेंगे, मेनली ये दोनों ग्रुप को ही रेफरेंस में रखते हुए हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। एक होगा हमारा डोमिनेंट ग्रुप यानी कि पावरफुल ग्रुप, और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट ग्रुप। यहाँ पर भी हम जब एडुकेशनल करिकुलम की बात करते हैं तो यहाँ पर दो ग्रुप की बात करते हैं, और दो ग्रुप की क्या क्या कल्चर है इसके बारे में भी हम थोड़ा जानते हैं। यहाँ पर जो डोमिनेंट ग्रुप है, ये ग्रुप सबऑर्डिनेट ग्रुप को कंट्रोल करने की बात करता है। एडुकेशनल करिकुलम के ज़रिए वो जो डोमिनेंट ग्रुप है वो अपना कल्चर बाकी लोगों के ऊपर इम्पोज करता है। उसका जो नॉलेज सिस्टम है ये भी वो बाकियों के ऊपर थोप देता है, क्योंकि जो भी पावर है वो तो डोमिनेंट ग्रुप के ही पास है, वो ही सारे चीज़ें सेव करेंगे। इस वजह से उनका जो नॉलेज होता है उसी नॉलेज को सही माना जाता है। इस वजह से हम जब भी एडुकेशनल करिकुलम तैयार होता है, यहाँ पर जो डोमिनेंट ग्रुप है उनको ही सुपीरियर बताया जाता है, और जो सबऑर्डिनेट ग्रुप होता है उसको इन्फीरियर बताया जाता है। इस वजह से ये जो डोमिनेंट ग्रुप है इनका एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन जाता है हमारी सोसाइटी में, क्योंकि सारे बच्चे ही एडुकेशन लेते हैं और एडुकेशन में इस तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है उनका कल्चर सही है, उनका जो नॉलेज सिस्टम है वो सही है, वो लोग जो सारी चीज़ें कर रहे हैं वही सही है। आप लोगों को भी अगर थोड़े ध्यान देकर समझने की कोशिश करो तो हम कौन सी नॉलेज को अच्छे मानते हैं, कौन सा कल्चर को अच्छा मानता है। हमेशा हम जो भी लोग बड़े पावरफुल लोग होते हैं उनके कल्चर को अच्छा मानते हैं, वो जिस तरीके से रहते हैं उनको ही हम सही मानते हैं। ये मेनली हमें हमारे एजुकेशनल सिस्टम ही हमें बताता है। इस वजह से जो डोमिनेंट ग्रुप है वो हमेशा
बाकी जो सबऑर्डिनेट ग्रुप है इसको डोमिनेट करता है और उसको इन्फीरियर बताता है। इस वजह से बहुत बार ऐसा होता है जो सबऑर्डिनेट ग्रुप या फिर जो निचले वर्ग के इंसान हैं वो अपने आप को खुद को इन्फीरियर मानने लगते हैं कि उनका जो कल्चर है वो इतना अच्छा नहीं है, वो बुरा कल्चर है। वो लोग जो सारी चीज़ें कर रहे हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो लोग खराब ही मानते हैं। इस वजह से एजुकेशनल करिकुलम का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों का थॉट प्रोसेस चेंज करने में। यहाँ पर हम जब भी अगर हम नेचुरली बात करें, हमारा एजुकेशनल करिकुलम मेनली जो इन्फ्लुएंशियल ग्रुप या फिर डोमिनेंट ग्रुप है उनके इंटरेस्ट को सिर्फ फुलफ़िल करता है। नॉर्मली ये हमारे सबऑर्डिनेट ग्रुप का इंटरेस्ट को फुलफ़िल नहीं करता है, क्योंकि ये जो एजुकेशनल करिकुलम है ये तैयार भी करते हैं डोमिनेंट ग्रुप और इसको शेप भी करते हैं डोमिनेंट ग्रुप। इस वजह से वो लोग अपने कल्चर को उसमें बहुत अच्छी तरीके से ढाल देते हैं। यहाँ पर इस वजह से जो नॉलेज हम पाते हैं, जो ऊपर के हिस्से के डोमिनेंट ग्रुप के जो बच्चे हैं वो लोग जिस तरीके का नॉलेज पाते हैं और हम जिस तरीके का नॉलेज पाते हैं ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। इस वजह से नॉर्मली हम देखते हैं जो लोग प्रिविलेज्ड क्लास के हैं, डोमिनेंट ग्रुप के हैं और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, उनके पास ज़्यादा कॉग्निटिव स्किल होता है। वो लोग इस तरीके का स्टडी करते हैं जिससे उनको जॉब मिले, जिनसे वो लोग पैसा कमा सके। इस वजह से प्रिविलेज्ड क्लास को ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो लोग जो भी नॉलेज स्टडी करते हैं मेनली वो लोग समझते हैं कि उनके आसपास जो सिचुएशन हो रहा है उनके ज़रिए ही उनको स्टडी प्रोवाइड की जा रही है। लेकिन जो भी सबऑर्डिनेट ग्रुप है उनका कल्चर को कभी भी प्रोमोट नहीं किया जाता है। इस वजह से उनको वो नॉलेज एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगता है, जिस वजह से जो प्रिविलेज्ड क्लास है वो बहुत आगे निकल जाता है। उनके बच्चे बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन कर पाते हैं इस एजुकेशनल करिकुलम के वजह से। इस वजह से हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन को शेप करने में हमारा एजुकेशनल करिकुलम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इसको लेके बहुत सारा पॉलिटिक्स भी होता है कि किस तरीके का नॉलेज दिया जाएगा और किस तरीके का करिकुलम होगा, बच्चे किस तरीके का सिटीज़न बनेंगे। ये सारे चीज़ें मेनली पावर का खेल होता है। जिसके पास पावर है वो सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा और जिसके पास पावर नहीं है वो सिर्फ फॉलो करेगा। अब देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ करिकुलम का अलग अलग डायमेंशंस। यहाँ पर मेनली हम 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं: कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया, पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज और वोमेन एजुकेशन के बारे में। हम कॉलोनियल एजुकेशन इन इंडिया में क्या देखते हैं? हमारा इंडिया में जब हम फॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं ये मेनली हमारा ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था। उन्होंने इंडिया में स्कूल्स, कॉलेजेस ये सारे चीज़ें सेटअप करनी स्टार्ट की थी। वहाँ से ही हम मेनली हमारा फॉर्मल एजुकेशन का प्रोसेस देखते हैं। लेकिन ये ब्रिटिशर्स जो थे वो हमारे इंडिया को एजुकेशन वैसे ही नहीं दे रहे थे, इसके अंदर भी एक पॉलिटिक्स है। वो लोग अपने करिकुलम को इस तरीके से तैयार कर रहे थे ताकि उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो इंडिया को रूल करने की बात कर रहे थे, उस इंटरेस्ट को फुलफिल कर सके। यहाँ पर मेनली 3 ऑब्जेक्टिव है जिसके वजह से ब्रिटिशर्स इंडिया में एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे। पहला है to form a class of interpreters between the British rulers and the million of Indians they governed। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके और जो मिलियन ऑफ इंडियंस थे उनके बीच में एक इंटरप्रेटर की ज़रूरत थी ताकि वो अपनी बातें रख सके इंडियंस के बीच में। इस वजह से उनको एक ऐसा क्लास चाहिए था जो इन दोनों के बीच में इंटरप्रेटर बन सके। इसी की वजह से वो लोग एजुकेशन देना स्टार्ट किए थे। उनका दूसरा ऑब्जेक्टिव था, वो लोग चाहते थे कि जो लोग हैं वो ब्लड और कलर से तो इंडियन ही होंगे लेकिन उनका टेस्ट, ओपिनियन, मॉरलिटी और इंटेलेक्चुअल ये सारी चीज़ें ब्रिटिशर्स के जैसे ही होंगी। यानी कि वो इंडियंस को देंगे टीचिंग लेकिन उनका मेंटलिटी वो लोग चेंज करके ब्रिटिशर बनाएंगे, उनका टेस्ट भी ब्रिटिशर्स के जैसे ही बना देंगे। यानी कि उनका मोरल ऑब्जेक्टिव था इंडिया को ऑप्रेस करना, इंडिया का जो भी रिसोर्सेस है, जो भी पैसा है, ये सारे चीज़ों को वो ले जाना। ये सारे जो
चीज़ें हैं इनको फुलफिल करने के लिए ही वो एडुकेशन देना चाह रहे थे और एडुकेशन को कंट्रोल करना ही मेन ऑब्जेक्टिव था उनका। वो लोग जो एडुकेशनल करिकुलम फॉलो कर रहे थे वहाँ पर मेनली सिर्फ रट्टाफिकेशन की बात की जा रही थी। वो लोग लोगों को इस तरीके का एजुकेशन दे रहे थे जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में काम आएगा, यानी कि जो सिर्फ कागज पत्र को संभालने में काम आएगा। उनको इस तरीके का नॉलेज नहीं दी जा रही थी कि वो लोग कुछ डेवलपमेंट की बात करें, कुछ इनोवेशन की बात करें। इस वजह से हमें ये जो पॉलिटिक्स ऑफ करिकुलम है इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है उनको ब्रिटिशर्स को बहुत सारे लोग चाहिए थे इंडिया को रूल करने के लिए। यहाँ पर क्लरिकल स्टाफ चाहिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी चाहिए थे जो उनको हेल्प करे अपना रूल बनाए रखने के लिए। ब्रिटिशर्स अगर हर कोई ऑफिसर ब्रिटिशर्स बनाना है तो ये बहुत ही कॉस्टली बात है और ये नॉर्मली पॉसिबल नहीं था। इस वजह से उन्होंने सोचा था कि एडुकेशन के ज़रिए लोगों को एडुकेट किया जाए और उनको इस तरीके से एडुकेट किया जाए ताकि वो लोग अपना क्लरिकल पोस्ट संभाल सके, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में उनको मदद कर सके। यानी कि नॉर्मली ब्रिटिशर्स का मेन मोटिव ही था एक ऐसा क्लास बनाना जो क्लास उनके लिए काम करे, उनके लिए ही सारी चीज़ें करे, जो उनका टेस्ट और ओपिनियन को फुलफिल कर पाए। अब देखते हैं पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। हम सभी जानते हैं कि इंडिया में मेनली लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये पॉलिटिक्स बहुत पहले से चलता आ रहा है, लेकिन जो हम अगर 19th सेंचुरी की बात करें जहाँ पर ब्रिटिशर्स के एगेंस्ट इंडिया लड़ा था, वहाँ पर से हमारा पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर इंडिया में हम जब पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हिंदी और उर्दू में जो डिवाइड है इसको लेकर ही पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज का स्टार्टिंग हुआ था। इंडिया में मेनली इंडिया जो अनडिवाइडेड इंडिया था, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान को मिला के जो इंडिया था, उस टाइम पीरियड पे हिंदी और उर्दू दो लैंग्वेज बोली जा रही थी इंडिया पे। धीरे धीरे करके जो इंडिया में दो कम्युनिटीज़ थी, यानी कि जो दो रिलीजियन थी, मेजर रिलीजियन, एक था हिंदू, दूसरा था मुस्लिम। ये दोनों अपने आप को एक लैंग्वेज से लिंक करने लगे। जो हिंदूज थे वो अपने आप को हिंदी लैंग्वेज से लिंक करने लगे और जो मुस्लिम्स थे वो अपने आप को उर्दू लैंग्वेज से लिंक करने लगे। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो लोग हिंदी बोल रहे थे वो चाहे हिंदू हो या फिर ना हो, उनको हिंदू ही कहा जा रहा था, और जो भी लोग उर्दू बोल रहे थे, उर्दू को सीखने की कोशिश कर रहे थे, उनको मुस्लिम बोला जा रहा था। इस वजह से ये जो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजियन लैंग्वेज है ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके वजह से हमारा इंडिया डिवाइड हुआ था, क्योंकि ये दोनों कम्युनिटी के बीच में जो तनाव है इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। इस वजह से कुछ ग्रुप्स बन गए थे जो अपने लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे और अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। हम अगर इंटरनेशनल केसेस की बात करें, जो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, यहाँ पर भी जो बांग्लादेश का क्रिएशन है ये भी मेनली लैंग्वेज की बेसिस पे ही हुआ था कि वहाँ पर बांग्लादेश के जो लोग थे वो लोग चाह रहे थे कि वो लोग बंगाली बोले, लेकिन यहाँ पर जो मेनली पाकिस्तानी जो एडमिनिस्ट्रेटिव था वो चाहता था कि उर्दू को सारी जगह पर फैला दे। वहाँ पर भी हम देखते हैं कि लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा था और जिस वजह से हमारा बांग्लादेश जैसा नेशन का क्रिएशन भी हो गया। इसी वजह से पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे एजुकेशन करिकुलम में। यहाँ पर एजुकेशन में भी लैंग्वेज का लिंक बहुत ज़्यादा है। हम कौन सी लैंग्वेज में चीज़ों को सीखेंगे, कौन सी लैंग्वेज से हमें टीचिंग या फिर एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हम आजकल इंडिया में देखते हैं कि जो हिंदी है इसको सारे इंडिया में मेन लैंग्वेज बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो इसको नकार रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो अपना लैंग्वेज ही मेन रखे। जैसे हम ये साउथ इंडिया में देखते हैं, तमिल, तेलुगु, ये सारे लोग लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। इस वजह से पॉलिटिक्स ऑफ लैंग्वेज हमारा एजुकेशनल करिकुलम को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
अब देखते हैं वोमेन एजुकेशन के बारे में। वोमेन एजुकेशन, हम अगर वोमेन का फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो ये मेनली हमारा ब्रिटिश पीरियड से ही स्टार्ट हुआ था। उससे पहले हम फॉर्मल एजुकेशन की इतनी ज़्यादा बात नहीं करते थे वोमेन्स को लेकर। यहाँ पर जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, वहाँ पर बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उन लोगों ने चाहा था कि इंडिया में जो महिलाएं हैं वो घर से बाहर निकल के आए, वो लोग भी हायर एजुकेशन गेन करें। लेकिन ये पहले तो स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा संभव नहीं हुआ था। वहाँ पर कुछ एलाइट सेक्शन की वोमेन्स, यानी कि जो बड़े घरों की महिलाएं थी, वो ही एजुकेशन ले पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके हमारा टाइम के साथ साथ ये सारे चीज़ें भी पॉसिबल होने लगी, यानी कि जो भी गरीब घरों की महिला भी है वो उनको भी एजुकेशन दिया जा रहा था, वो भी धीरे धीरे एडुकेटेड हो रहा है। यहाँ पर एडुकेशन, वोमेन्स एडुकेशन का जो पॉलिटिक्स है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पॉलिटिक्स था कि वोमेन्स को मेन लाइन में लाया जाए, यानी कि मेन स्ट्रीम में लाके उनसे हमारा जो भी वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, क्योंकि हर इंसान अगर पढ़ेगा तभी हर जगह बढ़ेगा। इस वजह से वोमेन एजुकेशन की बात भी बहुत ज़्यादा की जाती है। और वोमेन एजुकेशन को लेकर आजकल भी हम देखते हैं कि बहुत सारे रिजर्वेशन बिल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे रिजर्वेशन के सिस्टम रखा जा रहा है ताकि हमारा वोमेन्स आगे बढ़ सके, महिलाएं आगे बढ़ सके। आज का क्लास यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर क्लास अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं जिनसे आप आसानी से चीज़ें ढूंढने में आसानी हो सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।